हमारे YouTube चैनल द जुपिटर क्लासेज पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो इस त्यौहार के अवसर पर आप सभी को द जुपिटर क्लासेज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सभी भाई बहन खुश रहें और अपने लिए, अपने भाई के लिए, बहन भाई के लिए, भाई बहन के लिए अपने जीवन में उनको हमेशा मदद करें, सहयोग करें और रक्षा करें। चलिए हम लोग अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विद्युत धारा के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी करंट यानी कि विद्युत धारा, टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन आज देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा पहला प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। यानी कि हम लोग टोटल जो 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें सबका जो है ऑप्शन दिया हुआ है और साथ में ऊपर प्रश्न लिखा हुआ है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है प्रति सेकंड। प्रति सेकंड कहने का मतलब है कि 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यानी कि हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। ठीक है, 1 सेकंड में चालक में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, चालक कह रहा है कि ये एक तार हो गया, ठीक है, वायर हो गया। अब कह रहा है कि इसमें जो धारा बह रहा है, यानी कि धारा को हम लोग सूचित करते हैं आई से। आई कितना एम्पियर है? 3.2 एम्पियर है, प्रवाहित हो रही है 1 सेकेंड। यानी कि समय जो कह रहा है कि 1 सेकेंड कह रहा है कि प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में हम लोग को बताना है कि उस चालक में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। तो सबसे पहला बात है कि एक फॉर्मूला लिखते हैं, आवेश निकालते हैं हम लोग। आवेश इक्वल टू क्या होता है? आवेश को सूचित किया जाता है Q से। आवेश बराबर होता है, Q बराबर होता है IT, यानी कि विद्युत धारा गुना समय। तो देखिए, आवेश यानी कि जो ये विद्युत धारा I है उसका मान है 3.2 एम्पियर और समय कितना हो गया? 1। और आवेश का बता देते हैं कि आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलम होता है, C से कूलम। तो कूलम 3.2 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3.2 कूलम हो गया। लेकिन हम लोग को आवेश का मान नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक चीज़ पता है कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। आवेश यानी 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है चालक से? तो 3.2 कूलम। 1 कूलम बराबर कितना होता है? 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इतना कूलम में कितना होगा? इसलिए 3.2 कूलम में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो सीधे सीधे क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो 3.2 गुना कितना हो जाएगा? 6.25 गुना 10 के पावर 18। ठीक है, इसको गुना अगर करते हैं 3.2 में 6.25 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 20 गुना लगभग 10 के पावर 18। ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। और यहाँ से अगर 0 हटाते हैं तो 1 0 इस पर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुना 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फर्स्ट, 2 गुना 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन।
तो समझ गए, समझ में आ गया होगा। 2 गुना 10 के पावर 19। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये हम दूसरा प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में, दूसरा प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 गुना 10 के पावर 15 चक्कर प्रति सेकंड की गति से लगा रहा है। यानी कि 1 सेकंड में, देखिए ऐसे हो गया सवाल, ये वृत्ताकार हो गया और इसमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, बात हो रहा है यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। 6 गुना 10 के पावर यानी कि 1 सेकंड में वह कितना बार घूम जाता है, तो 1 सेकंड में वह घूम जाता है 6 गुना 10 के पावर 15 चक्कर लगा देता है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 6 गुना 10 के पावर 15 इलेक्ट्रॉन एक बार चक्कर लगाता है, यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन एक बार चक्कर लगाता है। बात समझिएगा, बात ये है कि एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में इतना चक्कर लगाता है, तो हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इतना इलेक्ट्रॉन एक साथ चक्कर लगाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक बार घूमेगा और वही इलेक्ट्रॉन फिर इतना घूमेगा, यानी कि 1 सेकंड में वह इतना बार घूम जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इतना इलेक्ट्रॉन एक साथ घूम रहा है 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड की गति से घूमता है, तो लूप में धारा क्या होगी, तो ये हो गया हम लोग का क्या, इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी कि सबसे पहले समझते हैं कि टाइम दे दिया है, हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, तो टाइम हो गया कितना, 1 सेकंड हो गया, टाइम कितना हो गया 1 सेकंड, और ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो 6 गुना 10 के पावर 15। हम लोग को निकालना है लूप में धारा, यानी कि धारा निकालना है। I बराबर होता है Q बटा T। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हम लोग को पहले निकालना है। तो Q बराबर एक पढ़े हुए हैं Ne बटा में T। N क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया 6 गुना 10 के पावर 15। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो वह होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19। अब बटा में समय कितना हो जाएगा, तो समय दे रखा है 1 सेकंड। और ये जानते हैं कि जो वैद्युत धारा होता है उसका SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये जो आंसर आएगा वह किस में आएगा, एम्पियर में आएगा। अच्छा गुना कर लेते हैं, 6 में अगर 1.6 से गुना किया जाएगा तो 16, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौके 64, 16 85, 16 छक्का 96, तो यानी कि 1.6 है, तो गुना करेंगे तो I बराबर हो जाएगा 9.6 और गुना कितना हो जाएगा 10 के पावर 15 गुना 10 के पावर -19, और ये हो जाएगा 9.6 गुना, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर -4। अगर दशमलव को उधर ले जाते हैं तो यहाँ 9.6 10 से भागा देना पड़ेगा, 10 ले गुना कर देंगे, और गुना 10 के पावर -4 है। ये वाला मिल करके आपका कितना हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा 0.96 गुना 10 के पावर -3। ये एक प्लस में है, 1 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा -3। अब बात समझिए कि इसको कहते हैं, ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 10 के पावर -3 को हम लोग मिली कहते हैं। मिली का मतलब स्मॉल m हो गया, तो I बराबर हो गया 0.96 मिली, और धारा के लिए क्या यूज किए हैं, एम्पियर, तो यहाँ पर क्या हो गया मिली एम्पियर। अब देख लीजिए आपका आंसर कौन सा है, किससे मिलता जुलता है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो आंसर है वह ये वाला हो जाएगा, ये हो गया मिली, यानी कि 10 के पावर -3। और इसमें देखेंगे तो उसी तरह का है, एक और छोटा सा इसमें लगा हुआ है एम्पियर के पहले, तो ये है माइक्रो, और इसका मतलब होता है 10 के पावर -6। 1 माइक्रो बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -6 होता है, और 1 एम्पियर बराबर, और 1 मिली बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -3 होता है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। L मीटर लंबाई और R मीटर त्रिज्या के तांबे के तार के सिरों के बीच भी विभवांतर लगाया गया है। कह रहे कि L मीटर लंबाई है और उसका त्रिज्या कह रहा है कितना है, R है। त्रिज्या कितना है, R है। तांबे के तार के सिरों के बीच, और इसको कितना वोल्ट से जोड़ दिया गया है, V वोल्ट से जोड़ दिया गया है, ऐसे कर दिया गया है।
कह रहे कि इलेक्ट्रॉनों का, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका अनुगमन वेग क्या है, Vd है। Vd है यदि तार का व्यास दोगुना कर दिया जाए, यानी कि ये जो व्यास है इसको दोगुना कर देना है, तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या हो जाएगा। यानी कि हम लोग को बताना है, थोड़ा गर्मी है कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग को बताना है कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या हो जाएगा। यानी कि अनुगमन वेग Vd, और बता देते हैं कि इसको अनुगमन वेग कहते हैं और इसी को अपवाह वेग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अपवाह वेग भी कहते हैं। तो एक फॉर्मूला है उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये बता दिया गया है क्लास में, Vd बराबर होता है E बटा ME, और ये हो गया टाउ। टाउ को इसको कहते हैं श्रांति काल, यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो टक्कर होने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं, टाउ कहते हैं। ई क्या है, तो इलेक्ट्रॉन आवेश हो गया। ई कैपिटल ई क्या है, तो विद्युत क्षेत्र जो उसके अंदर उत्पन्न होता है तार के अंदर, चालक के अंदर, उसको ई कहते हैं। और एम ई क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं, एक ये वाला हो गया और एक और बताते हैं फार्मूला। ई बराबर होता है V बटा एल। ई बराबर क्या होता है, V बटा एल। तो V बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, V बराबर होता है E डॉट एल होता है। तो E बराबर कितना हो जाएगा, V बटा एल। अगर इसमें E के जगह पर हम E के जगह पर V बटा एल लिख देते हैं तो Vd बराबर हो जाएगा E, और E के जगह, कैपिटल E के जगह पर हो जाएगा V बटा एल, और नीचे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया था और ये क्या हो गया, टाउ। अब इस फार्मूला में अगर ध्यान से देखेंगे तो अनुगमन वेग जो Vd है उसका मान किस किस पर निर्भर करता है, तो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के आवेश पर निर्भर कर रहा है, ये वाला हो गया। इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर कर, विभवांतर पर जिससे जुड़ा हुआ है, तार चालक के सिरा को अगर विभवांतर V से जुड़ा हुआ है उस पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, लेकिन कहीं भी त्रिज्या नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अनुगमन वेग उसके त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात अनुगमन वेग जो है व्यास को दुगुना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, 5 गुना कर दीजिए, वह किसी पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि अनुगमन वेग जो होगा जितना पहले है उतना ही रहेगा। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा, अनुगमन वेग पहले Vd है तो वो उतना ही का उतना ही रह जाएगा। तो इसलिए आंसर भी क्या हो जाएगा, अनुगमन वेग Vd हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, चौथा प्रश्न। अनुगमन वेग Vd की वैद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। तो अभी आप लोगों को सवाल समझ लीजिए, अनुगमन वेग Vd की वैद्युत क्षेत्र E, यानी कि Vd और E से संबंधित एक फार्मूला होता है, वह कौन सा होता है उसको देख लेंगे तो इसका आंसर पता चल जाएगा। तो जस्ट जो पिछला प्रश्न बताया इसमें ये वाला देखिए, Vd बराबर, यानी कि अनुगमन वेग बराबर क्या होता है, तो Vd बराबर होता है E कैपिटल E ME, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया टाउ। इसमें देखेंगे तो Vd, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, Vd इक्वल टू कितना होता है, तो Vd इक्वल टू E कैपिटल E मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ME, और ये हो गया टाउ। अब इसमें देखेंगे तो Vd और E को कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि Vd जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि वैद्युत क्षेत्र, यानी कि चालक में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है विभवांतर के कारण, उस पर इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र अगर ज़्यादा उत्पन्न होगा तो अनुगमन वेग ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉनों का। तो यानी कि Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि Vd समानुपाती क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर जो है ये नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र के वर्ग पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इस फार्मूला के अनुसार देखेंगे तो वह किस पर निर्भर करता है, Vd समानुपाती E। तो चलिए ये वाला समझ गए होंगे आप लोग। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर, एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की
धारा प्रवाहित हो रही है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना कूलम हो तो तार में होकर प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। एक सिंपल फंडा अपनाइए, एक सिंपल तरीका है न्यूमेरिकल बनाने का कि आप पढ़ते जाइए और उसको लिखते जाइए। आप पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। इससे क्या होगा कि न्यूमेरिकल जो प्रश्न है उस पर एक तो ध्यान केंद्रित रहेगा और आपको धीरे धीरे माइंड में कौन सा फार्मूला यूज करना है वो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा, यानी कि आई का मान दे रखा है कितना, 1 माइक्रो एम्पियर। अब माइक्रो का मतलब होता है 1 का 1 हो गया, अब माइक्रो का मतलब 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर हो गया। ठीक है, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है तो पता है हम लोग को कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। समय दे रखा है प्रति सेकंड कह रहा है, तो इसका मतलब 1 सेकंड हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना तो पहले Q निकाल लेते हैं। Q बराबर क्या होता है, Ne होता है, या Q बराबर और क्या होता है, Q बराबर होता है IT। तो I का मान दे रखा है, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, इसको रहने देते हैं। Q बराबर IT, I का मान कितना है 1 गुना 10 के पावर माइनस 6 और समय कितना दिया 1 सेकंड, तो कितना आ गया 10 के पावर माइनस 6। Q का मान इतना आ गया। ठीक है, 10 के पावर माइनस 6। हम लोग को बताना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम लोग को पता है कि 1 कूलम में, अच्छा ये कूलम में आया हुआ है, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए 10 के पावर माइनस 6 कूलम में कितना होगा, तो गुना कर देना है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना में बताना है, सीधा सिंपल बात है। 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 10 के पावर माइनस 6 कूलम में कितना होगा, तो डायरेक्ट गुना कर देना है। तो हो जाएगा 6.25 गुना 10 के पावर 18 गुना में 10 के पावर माइनस 6। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये 6.25 रह जाएगा, 6.25 गुना 18 में से ये 6 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 12 हो जाएगा। 10 के पावर कितना हो जाएगा 12। अब ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन में तो ऐसा दिख नहीं रहा है, तो यानी कि दशमलव जो यहाँ है उसको यहाँ करके देखते हैं। शुरुआत में तो हो जाएगा, एक भागा देना पड़ेगा तो गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0.625 गुना 10 के पावर 13। अब ये वाला देख लीजिए, 0.625 गुना 10 के पावर 13 ये कहाँ है, तो ये हमारा ए ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। अगर आप लोग को कहीं पर दिक्कत हो समझने में तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। चलिए 50 ओम, देखिए एकदम बढ़िया सवाल है, मान के चलिए एकदम VVI सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर, कह रहा है कि एक धातु का तार है और उसका प्रतिरोध जो है वह कितना है 50 ओम है, यानी R का मान दे रखा है कितना ओम 50 ओम। कह रहा है कि इसकी लंबाई को बढ़ा दीजिए, तो मान लेते हैं कि इसका पहले वाला लंबाई जो है L है, अब इसका कह रहा है कि लंबाई को दुगुना कर दीजिए। आप एकदम सिंपल इसको खींच लीजिए और इसको दुगुना कर दिए दुगुना, क्या दिक्कत है, बोला कर दिए, ये हो गया 50 एम। अब बताइए कि तार जो है वही है, लंबाई को दुगुना करेंगे तो ये वाला जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है वह समझिए कि पहले की अपेक्षा तार को खींचेंगे तो ये जाहिर सी बात है कम होगा। अब लंबाई बढ़ाएंगे तो दुगुना करेंगे तो जो क्षेत्रफल है वह आधा हो जाएगा। तो पहले अगर ये A था तो अब कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। उसका नया प्रतिरोध बताना है हम लोग को कितना होगा, तो एक बताते हैं, R बराबर होता है ρL/A, और R का मान यहाँ देखेंगे तो कितना दे रखा था 50 दे रखा था, 50 ओम।
यानी 50, और रो एल का मान रहने देते हैं, ए का मान भी वहीं, यानी कि सीधा सीधा देखेंगे तो रो एल बटा में ए बराबर कितना हो गया 50 ओम। अब हम लोग को नया वाला निकालना है, इसके लिए तो आर डैश बराबर रो हो गया प्रतिरोधकता, तो ये नहीं बदलेगा, तार एक ही है तो वहीं रहेगा। एल का मान, एल के जगह पर कितना हो जाएगा 2L। और क्षेत्रफल ए के जगह पर कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल पहले ए था, अब कितना हो गया a/2, तो a/2 हो गया, ये कितना चल गया ऊपर चल गया, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब देखिए आ गया रो एल बटा में ए और 2 दूनी 4 अलग से। अब बताइए इसका मान कितना है, नया प्रतिरोध निकालना है इसी फार्मूला पर, तो रो के जगह पर रो लंबाई बढ़ गया है, एल से कितना हो गया 2L, तो 2L रख देंगे। इसका क्षेत्रफल ए था, अब इसका क्षेत्रफल हो गया a/2, तो ए के जगह पर जो ए था यहाँ पर कितना a/2, 2 ऊपर चल गया तो कितना हो गया 4। अब बताइए रो एल बटा ए किसके बराबर था, तो आर के, आर का मान कितना दिया था 50, यानी कि रो एल बटा में ए इसका मान कितना है 50। अब यहाँ पर रख देंगे 50 गुना 4, यानी कि 50 में 4 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा 200 ओम आ जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लिख लीजिए। चलिए अगला सवाल है, विद्युत धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है और ये क्लास में बता दिया गया है। विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व को हम लोग जे कहते हैं और अनुगमन वेग VD कहते हैं। ये कह रहा है कि इसमें क्या फार्मूला है, तो इसका फार्मूला लिखवाया गया है, जे बराबर होता है NE/VD। जे बराबर क्या होता है NE/VD, तो इसमें कोई नहीं है, ये फार्मूला डायरेक्ट आप लोग को क्लास में सिद्ध करा दिया गया है और इसको आप लोग याद रखिए। जे बराबर क्या हो जाएगा NE/VD। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक चालक की वोल्टता V तथा धारा, वोल्टता V और धारा क्या I, वोल्टता V और धारा क्या हो गया I हो गया। देखिए ये वोल्टता V हो गया और धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष पर जो कि I को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो y अक्ष है वह y अक्ष पर है। y अक्ष जो है किसको प्रदर्शित करता है, धारा को प्रदर्शित करता है। हम लोग को बताना है कि थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है, जो y अक्ष से थीटा कोण बनाती है, चालक का प्रतिरोध क्या होगा। तो सीधा सिंपल बात है कि आप ऐसे खींच दीजिए, अक्ष खींच दीजिए, ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। अब कह रहा है क्या चीज़ कि जो I जो है वो कह रहा है कि इस पर है और इसके साथ ये कोण बना रहा है ऐसे, और x के साथ इधर भी हो गया, और इसके साथ कह रहा है कि कोण बना रहा है क्या चीज़, थीटा बना रहा है, कह रहा है कि से थीटा कोण बनाती है, जो y अक्ष से थीटा कोण बनाती है। यहाँ से पढ़िए, जो y अक्ष से थीटा कोण बनाती है, y अक्ष से थीटा कोण बनाया है, ठीक है। तो थीटा कोण यहाँ पर जानते हैं कि 90 डिग्री बनता है, तो इस कोण के अनुसार ये वाला क्या हो गया लंब और ये वाला क्या हो गया आधार, लंब बटा आधार यानी कि V/I। ये चीज़ क्या होता है, तो प्रतिरोध ओम के नियम के अनुसार R बराबर होता है V/I, या ऐसे समझ लीजिए V बराबर IR होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, I जो यहाँ है वो भागा में आ जाएगा, तो V/I बराबर क्या हो गया R। अब समझिए कि ये क्या होगा, प्रतिरोध बताना है कि प्रतिरोध बताना है, लेकिन V/I ये एक तरह से क्या है तो लंब हो गया और ये एक तरह से क्या हो गया आधार हो गया, ये नहीं बताना है। तो R बराबर ये वाला हो गया लंब बटा आधार, यानी कि V जो है इस थीटा के अनुसार लंब है और I क्या है आधार है। तो लंब बटा आधार किस में होता है, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब बटा आधार होता है बताइए। तो ये होता है tan थीटा में, यानी कि R क्या है, R बराबर क्या हो गया tan थीटा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट A tan थीटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ओम का नियम लागू नहीं होता है, ओम का नियम कह रहा है कि किसके लिए लागू नहीं होता है, तो ओम का नियम चालकों के लिए लागू होता है और चालकों के लिए नहीं। तो ये जो है ये सही है, ओम का नियम इसके लिए लागू नहीं होता है, यानी कि सही है। फिर दूसरा है अर्धचालकों के लिए, ओम का नियम चालकों के लिए होता है न कि अर्धचालकों के लिए, तो ये भी सही है, ठीक है। तीसरा है आर्क लैंप, आर्क लैंप जो होता है
शायद नहीं पता होगा, सुन लीजिए। आर्क लैंप क्या होता है कि एक हाई वोल्टेज वाला इसके बीच, एक मिनट, हाई वोल्टेज पर यानी कि इसके बीच में विद्युत धारा, दो प्लेट होता है, दो इलेक्ट्रोड प्लेट होता है, इलेक्ट्रोड प्लेट, दो इलेक्ट्रोड प्लेट के बीच में जब हाई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें से तीव्र प्रकाश प्रज्वलित होता है या निकलता है, वह आर्क लैंप होता है। तो इसके लिए भी ओम का नियम लागू नहीं होता है, यानी कि इन तीनों के लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है। यानी कि प्रश्न ओम का नियम लागू नहीं होता है तो इसके लिए भी नहीं लागू होता है, इसके लिए भी लागू नहीं होता है, इसके लिए भी नहीं होता, यानी कि ऐसा कहिए कि सभी के लिए, यानी कि ओम का नियम इन तीनों के लिए लागू नहीं होता। इसलिए हमारा जो आंसर होगा, राइट आंसर इज डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? उसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है? जब ताप में वृद्धि होती है, ये मान लीजिए चालक है, चालक तार हो गया, इसके जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो समझ लीजिए कि प्रतिरोध का मतलब, एक ही माइंड में रखिएगा, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट। किसको रोकेगा? तो विद्युत धारा को, रुकावट, उसको, उसकी शक्ति को कम करेगा। यानी कि जैसे ही तार जो है उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका रुकावट जो है वह और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो रुकावट ज़्यादा होने का मतलब प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब ताप में वृद्धि होगी, जब किसी चालक के ताप में वृद्धि होगी तो उस चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब उस टेम्परेचर कम होगा, ठंडा होगा, तो उसका प्रतिरोध जो है घट जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा रहता कमी होती है तो आंसर क्या हो जाता? घट जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।